आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास था क्योंकि ये मेरी शादी का दिन था। लाल रंग का शरारा पहने हुए मैं बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। सबने मेरी जी खोलकर तारीफ की थी। मैं अकेले बैठे अपनी साथी का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में हज़ारों अरमान थे, हर लड़की की तरह मैं भी एक खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब देख रही थी। मगर मेरा ये ख्वाब उस टाइम चकनाचूर हो गया जब मेरी शादी मेरे बहनोई से तय कर दी गई थी। ऐसा नहीं था कि वो उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ा था। वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बल्कि वो पढ़े लिखे भी थे। लेकिन मैंने उन्हें हमेशा अपना बहनोई के रूप में ही कबूल किया था। मेरी बड़ी बहन फरहाना के देहांत के बाद जब मेरा रिश्ता उनकी सास ने मांगा तो मेरी माँ बाप ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। इस बात का जब मुझे पता चला तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और बहुत दिन तक अपने घर वालों से बोली भी नहीं थी। एक रोज़ मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। अजहर एक अच्छा और खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़का है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह लालची नहीं है और अच्छा कमाता है। क्या तुम सिर्फ उसी वजह से उससे शादी करने से इनकार कर दोगी कि वह तुम्हारी बहन के साथ 2 साल तक शादीशुदा जिंदगी गुजार चुका है? कभी कभी वक्त बदलने के साथ साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, फिर भी तुम इनकार करना चाहो तो मैं आज ही अजहर की माँ को बोलकर इनकार कर दूंगी। तुम रात तक मुझे अपना फैसला बता देना। माँ ये कहकर चली गई और मैं सोच में डूब गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आई तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल उठाया तो वहाँ मारिया कॉलिंग लिखा हुआ था, जगमगा रहा था। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि चलो मैं अपनी परेशानी का जिक्र करके अपनी दोस्त से बात करके कोई अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल लूँगी। लेकिन कॉल चेक करने के बाद मेरे होश उड़ गए जब मारिया ने मुझे बताया कि उसके पति ने उसे धक्के देकर निकाल दिया है और साथ ही उसके कीमती जेवर भी छीन लिए हैं और अब उसके घर वाले उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह कानूनी तौर पर मसले को सॉल्व करने का सोच रहे थे। ये सारी बातें सुनकर मैं जो अपनी परेशानी भूल चुकी थी और उल्टा मारिया को तसल्ली दिलासे देने लगी थी, जिसने कई 6 महीने पहले पसंद की शादी की थी और इतने कम वक्त में इतना भयानक नतीजा देख लिया था। उसकी पूरी दास्तान सुनकर मुझे अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया था कि दुनिया बहुत मतलब परस्त और फरेबी है और बड़ों के फैसले पर ही सर झुका देना ही अक्लमंदी है, क्योंकि वह अपने तजुर्बे से एक अच्छा फैसला ही करते हैं। मुझे अपनी माँ का फैसला बहुत ही अच्छा लगा था और मैं उस वक्त अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई और कहा कि माँ, मैं अजहर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ किचन में खाना पका रही थी। मेरे मुंह से अल्फाज सुनकर हैरान और खुश हो गई थी। साथ ही उन्होंने मुझे गले लगाकर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया और दुआएं दी। माँ को खुश देखकर मेरा दिल भी खुश हो गया था। दीदी को हमेशा मैं शादी के बाद खुश और सजे सवरे ही देखी थी, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई डर नहीं था। अपनी शादी के बाद पहली बार मैंने उनके कमरे में दुल्हन के रूप में कदम रखा तो दीवार पर लगी अपनी बहन की तस्वीर पर नज़र पड़ते ही मैं उसके करीब आई और बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी जल्दी इस दुनिया से मुंह मोड़ गई हो। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि तुम अपनी सारी खुशियाँ मेरी ही झोली में डालने के लिए आई थी। ये कहकर एक प्यार भरी नज़र उसकी तस्वीर पर डालने के बाद मैं आकर बेड पर बैठ गई और अब मुझे अजहर का इंतज़ार था। आने वाले हर लम्हे का सोचकर मैं शर्म से सिमट रही थी। उसी वक्त दरवाजे की कुंडी घूमने की आवाज़ आई और मैं नज़र झुकाकर घूंघट गिरा लिया। अजहर मेरे बेड के करीब आए और जिस तरीके से अंदर वे दाखिल हुए थे उस तरीके से खामोशी से वापस भी चले गए थे। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैं हैरान होकर अपना चेहरा बाहर निकाल कर देखा तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि सामने लगी मेरी दीदी की तस्वीर वहाँ से हटी हुई थी। मैं कुछ देर वहीं पर बैठी रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं समझ गई कि अजहर 1 साल बाद भी अपनी बीवी का मौत का दुख नहीं भुला सके हैं। उन्हें उस वक्त मेरे दिल की ज़रूरत थी। मैं सोचकर अपनी जगह से उठी और ये सोचकर उनके पास चली गई कि मैं उन्हें तसल्ली दे सकूं। उनसे तसल्ली के 2 लफ्ज़ कहकर उन्हें बुलाना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर सके। मैं कमरे से बाहर निकलकर बराबर वाले कमरे में जाने लगी तो वह कमरा लॉक था। मैं हैरान खड़ी रह गई थी। मुझे अपने जोड़े से उलझन होने लगी थी। वो बहुत भारी था। सुबह से रात तक भी आराम ना मिलने की वजह से मुझे नींद भी आने लगी थी। तो मैं अपना बड़ा लिबास संभालते हुए कमरे में वापस आई और कपड़े बदल कर सो गई थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो अजहर बेड के किनारे पर बैठे हुए थे और मेरी सास उनसे खाने का पूछ रही थी और कह रही थी कि तुम्हें अपनी शादी की पहली सुबह मुबारक हो। उन्होंने इतने प्यार से कहा कि पिछली रात की बात को भूलकर मैं मुस्कुरा दी। इस वक्त मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी बड़ी तस्वीर पर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो। मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था।
तो मैं फ्रेश होने चली गई थी। मैंने और अजहर ने अपने कमरे में बहुत ही अच्छे माहौल में नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद अजहर के कुछ दोस्त मिलने के लिए आए तो उनके साथ चले गए थे, जबकि मैं तैयार होने लगी थी। पूरा दिन मेहमानों में गुजर गया था। मैं बहुत ज़्यादा सुकून से थी और मुझे अजहर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मुझे जल्दी वो मेरे करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझने लगेंगे। लेकिन रात हो गई और मैं उनका इंतज़ार करने लगी तो पिछले रात की तरह आज भी अजहर कमरे में आए और दीदी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में चले गए थे। मैं परेशान सी बैठी उन्हें देखती रह गई थी। मुझे उन पर रहम आने लगा था। साथ ही दीदी की किस्मत पर फक्र भी होने लगा था, जिसे इतनी चाहत करने वाला पति मिला था जो उन्हें भूल ही नहीं पा रहा था। खैर, मैं कमरे से निकली और अजहर के पीछे दूसरे कमरे में जाने लगी तो वह कमरा लॉक कर चुके थे। मैं बेबस सी वहीं पर खड़ी रह गई थी। अंदर से अजहर के कुछ बोलने की आवाज़ सुनाई आ रही थी, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनना चाहा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। तभी मेरी सास मुझे आती हुई नजर आई। उसने पूछा कि यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों खड़ी हो। मैं अब क्या बताती कि नई नवेली दुल्हन अपने पति के पीछे भाग रही है और वह उसे जान छुड़ाकर अपने कमरे में कैद कर चुका है। वो मेरे चेहरे से समझकर कहने लगी, फिक्र मत ना करो, कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मायूसी वाले कदमों से अपने कमरे में वापस आ गई थी और बेड पर बैठकर दीदी और अजहर की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी। हम दो बहनें थीं। फरहाना बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश बहुत ही प्यार और मोहब्बत से की थी। जुबान से कोई फरमाइश करने की देर होती और वो पूरा कर देते थे, वरना दीदी की पढ़ाई का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो उनके लिए अच्छे से रिश्ते आने लगे। लेकिन हमारे माँ बाप इस मामले में किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक फ़ैसला करने का हक दीदी को दे रखा था। जब मेरी माँ के दोस्त के बेटे अजहर का रिश्ता आया तो माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उनकी खुशी देखकर दीदी ने हाँ कर दी थी, क्योंकि अजहर माँ को बहुत ज़्यादा पसंद थे और अजहर ने खुद फरहाना दीदी को एक शादी में देखकर पसंद किया था। मैं उनकी शादी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की थी। इकलौती साली होने की वजह से मुझे खास अहमियत हासिल हुई थी। मैंने अक्सर अपनी दीदी को एक अजीब सी कशमकश में देखा था। ख़ास तौर पर जब मैं उनके घर पर रहने आती तो वह रात को कई कई घंटे घर से बाहर सैर करती रहती थी। मैं जब भी उनसे वजह जाननी चाहती तो हंसकर टाल देती थी और कह देती थी कि बस यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था और इसी वजह से बाहर आ गई हूँ। इस बात का जिक्र मैंने एक बार अपनी माँ से भी किया था तो वह भी हंसकर बोली कि पगली, उनके घर में एडजस्ट होने में कुछ वक्त तो लगता है। दीदी जब भी मिलने के लिए आती तभी बहुत ज़्यादा सजी सवरी और खुश रहती थी, इसलिए मैंने भी इस वहम दिल से निकाल दिया था। लेकिन एक बार रात के वक्त अजहर दीदी को रात रुकने के लिए हमारे घर पर छोड़ने के लिए आए तो मुझे उनका अंदाज कुछ अलग सा लगा था, जैसे वे नशे में हो या नींद में झूल रहे हो। और उस दिन वे शायद जल्दी में थे, क्योंकि उन्होंने दीदी को ड्रॉप करते ही गाड़ी लेकर चले गए थे। मैंने दीदी से इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन मैं उनके कमरे में गई तो वह नमाज पढ़ रही थी। मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा और अपने कमरे में वापस दोबारा आ गई थी। अगली सुबह जब मैं ये बात अपनी दीदी से पूछी तो वह कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारी छोटी मोटी सी लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो अंदर नहीं आए थे। फिर 2 दिन बाद के बाद अजहर बेताबी से दीदी को लेने के लिए आए और उनसे माफ़ी मांगी। दीदी की ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन अचानक कुछ महीने के बाद उनकी मौत की खबर ने हमारे दिल पर बिजली की तरह दौड़ा दी थी। सास ने कहा था कि बाजी को एकदम से सीने में दर्द उठा था, शायद हार्ट अटैक था, जिस वजह से उनकी मौत भी हो गई थी और हमारा इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा था। हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन वक्त जो हर दुख पर मरहम लगा ही देता है। कुछ वक्त गुजरा तो हम भी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आए थे। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी अजहर से कर दी थी ताकि मैं भी बाजी की तरह उनके साथ खुश रह सकूं, लेकिन उनका रवैया मेरी समझ से अलग था। दिन में वो ठीक रहते थे और रात होते ही दीदी की तस्वीर दूसरे कमरे में ले जाकर उनसे बातें करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन अभी तक ये मौका ही नहीं मिला था। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी और नींद में चली गई थी। मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। एक अंधेरे कमरे में दीदी की सिसकियों की आवाज़ निकल रही थी। मैं अंधेरे कमरे में दोनों हाथों को इधर उधर घूमते हुए दीदी को छूने की कोशिश कर रही थी। अब मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? तंग आकर मैंने कहा तो वो रोते हुए बोली कि तुम मुझे तभी छू सकोगी अगर मुझे इंसाफ दिलवा दो, और सिर्फ तुम मुझे इंसाफ दिलवा सकती हो। इससे पहले कि मैं कुछ करती या उनका कुछ और पूछती, मेरी आँख खुल गई थी। कमरे में हर वक्त अंधेरा था, शायद लाइट जा चुकी थी या किसी खराबी की वजह से बंद थी। मेरा पूरा वजूद पसीने से भरा हुआ था और मैं लंबी लंबी सांसें ले रही थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में तो सिर्फ अपनी बहन के किए हुए अल्फाज ही गूंज रहे थे। एक बात तो बताना भूल गई थी कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा शरीफ थी। वह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी और बहुत ही ज़्यादा इबादत करती थी।
अगली सुबह अजहर के बाहर जाने के बाद मैं टहलते हुए बाहर वाले कमरे में आ गई थी। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ पर क्या है। उस कमरे में एक सोफ़ा सेट और एक अलमारी के सिवा कोई दूसरा सामान नहीं था। मैं अलमारी खोली तो कुछ दवाइयों के खाली पेपर्स मेरी निगाह पड़ी और मैंने उन्हें पलट पलट कर देखा। वो शायद दीदी की दवाइयाँ थी, क्योंकि मैं अक्सर उनके बैग में देखा करती थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दवा का नाम पढ़कर मैं चौंक चुकी थी। मैं सोची कि मैं कोई गलत नाम पढ़ ली हूँ, तो रैपर में वहाँ पर रखकर अलमारी बंद करने लगी तो एक छोटा सा शॉपिंग बैग में ऊपर वाली दराज से मेरे कदमों में आकर गिरा। मैंने उसे उठाकर देखा तो इसमें नशे वाली दवा से वो भरा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई और मैंने वो बैग वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में लेकर आ गई। शाम हुई तो अजहर बेचैन से इधर उधर टाइम में लगे थे, जैसे उनकी कोई कीमती चीज़ गुम हो गई हो। मैं उनकी बेचैनी महसूस करने लगी, लेकिन मैं साफ नज़रअंदाज कर गई, क्योंकि अगर वे कोई नशे वाली चीज़ इस्तेमाल करते थे तो वह एक अच्छी बात नहीं थी और ये अच्छी बीवी होने के नाते मुझे उनकी आदत ख़त्म करनी थी। शायद इसके लिए दीदी ने उनकी दवाइयाँ अपने बैग में रख ली थी कि उन्हें खाने की आदत छुड़ा सके। मैं जानती थी कि उनकी पसंदीदा डिश छोले चावल थी। मैं बनाने के लिए चली गई, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि मर्द के दिल का रास्ता खाने से होकर गुजरता है, तो मैं इस बात पर अमल करते हुए अजहर का दिल देखना चाहती थी। दीदी भी अजहर का मुंह बेहतर करने के लिए उनके पसंद का खाना बना लिया करती थी। मैंने खाना बनाने के बाद नौकरानी से टेबल सेट कराया और हम डिनर करने लगे। अजहर को खाना बेहद पसंद आया। उन्होंने डट कर खाया और दिल तोड़ कर तारीफ की थी। क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने के लिए तोहफा लेना चाहती हो? अजहर के इस सवाल से मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। सवाल से ज़्यादा उनका पूछने का अंदाज बहुत अजीब सा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके इस सवाल का क्या जवाब दूँ, तो मैं खामोश रह गई थी। एक बार फिर अचानक अजीब से अंदाज में अपना सवाल दोहराया तो सास ने जल्दी से मुझे काम के लिए किचन में भेज दिया। मैंने किचन की खिड़की से देखा तो अपने बेटे को धीमी आवाज़ में पता नहीं क्या कह रही थी। मुझे अजहर का इस बात का रवैया बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैंने एक दिन हिम्मत करके अपने सास से बात कर उसे बताया कि आपका बेटा तो नशा करता है, फिर आपने उस जैसे आदमी के लिए मेरी ज़िंदगी तबाह क्यों की है? वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन और उसकी बीवी की मौत के साथ मैंने उसे ऐसा कर दिया है और अपने गम को भुलाने के लिए उन चीज़ों का सेवन करने लगा है। मैं उसे समझाऊंगी। मैंने रात को फिर सोने के लिए जाकर बंद की तो बाजी की रोती हुई सूरत मेरे सामने आ गई। वह मुझे इंसाफ मांग रही थी। आखिर कैसा इंसाफ? मैं दीदी को यूं ख्वाब में तड़पता हुआ देखकर बेचैन सी हो गई थी। मेरे दिल में अजीब और गरीब ख्याल आने लगे थे। कहीं मेरी दीदी की मौत एक हार्ट अटैक की थी या और कोई था। सास ने बताया था कि जब दीदी को अटैक हुआ था तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अब दीदी कई बार बार ख्वाब में देखना एक गैर मामूली सी बात थी। मैंने अपने कमरे को जांच पड़ताल की। मुझे अस्पताल की रिपोर्ट्स मिल जाए जिसमें दीदी की मौत बताई गई थी, ताकि मुझे वजह तो पता चले, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला था। सुबह सास के घर से जाते ही मैंने उनके कमरे की सफाई के बहाने उनके कमरे में देखा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। अब सिर्फ सास का कमरा रह गया था और मुझे उम्मीद थी कि शायद सिर्फ वहाँ से कुछ मिल जाए, और ऐसा ही होगा। अलमारी से एक अस्पताल की रिपोर्ट मिली जिसमें दीदी की मौत की वजह दिल का दौरा ही लिखी हुई थी। यह अपनी आंखों से पढ़कर मेरे दिल को करार आ गया और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई थी। मैं अपने घर वालों पर शक कर रही थी। अजहर के धूप छाव वाले रवैये के साथ गुजरने लगे थे। एक रात मैंने देखा कि वह तो दूसरे कमरे में गया था तो उसके हाथ में एक नहीं दो तस्वीरें थी। एक तो मैं पहचान गई थी, वह बाजी की तस्वीर थी, और दूसरी शायद नई बनाई गई थी। लेकिन सस्पेंस की बात तो ये थी कि दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी। अगली रात मैं रोज़ सोने के लिए रेडी हुई तो मैं जानबूझकर आंखें बंद कर ली और फिर सोने की एक्टिंग करने लगी। आज रात मैं वह राज जानना चाहती थी जो मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। मैंने महसूस किया कि वह उसके मुताबिक अगले कमरे में और दीदी की तस्वीर लेकर कुछ देर रुककर मेरी तरफ देखने लगेंगे। जब तक उन्हें यकीन हुआ कि मैं सो गई हूँ, उसके बाद उन्होंने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। मैंने दरवाज़ा खोलकर उनकी तरफ देखा तो जैसे ही वह दूसरे कमरे में गए, मैं भी उठकर बैठ गई। वो मुझे सोता हुआ देखकर कमरा लॉक किए बिना ही दूसरे कमरे में मौजूद थे। कुछ देर गुजरी तो मैं दबे पाँव कमरे से बाहर निकली और बराबर वाले कमरे के सामने आकर रुक गई। मैंने दरवाजे की कुंडी आसानी से घुमाई तो दरवाज़ा खुलता चला गया था। मैं कमरे में चुपके से झांक कर देखी तो अजहर दीदी की तस्वीर पर झुके हुए चुपके चुपके बातें कर रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई आ रही थी। मेरी प्यारी शहजादी, तुम दूसरी दुनिया में कितना वक्त अकेलापन महसूस करती होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता हूँ और मैं बहुत जल्दी तुम्हारी तन्हाई दूर करने वाला हूँ। तुम्हारे कमरे की बराबर वाली को मैं पसंद कर चुका हूँ, बस तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये कहकर अजहर ने दूसरी तस्वीर अपने गोद में उठाकर दीदी की तस्वीर के साथ मिलाकर रख दी थी।
वह दोनों तस्वीर को साथ मिलाकर और भी न जाने क्या क्या कह रहे थे। वो तस्वीर तो मुझे नजर नहीं आई थी, लेकिन उसकी दिल दहलाने वाली बातें सुनकर मेरे कदमों से जमीन निकल गई थी। मैं उल्टे कदम अपने कमरे में वापस आई और बेड पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं मीलों का सफर तय कर आई हूँ। मैं बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। हजार खुशी का सोच रही थी, बाजी के पास जाने का सोच रही थी। बाजी के साथ शायद दूसरी तस्वीर से अजहर की थी। मुझे अजहर को उस जगह पर पहुंचने से पहले रोकना था। सोचते सोचते काफी देर बाद मेरी आंख लग गई और दीदी की रोती हुई आवाज ने फिर मेरी तरफ ध्यान खींचा। वे यही कह रही थी। मैंने ख्वाब में उनसे इंसाफ दिलवाने का वादा किया तो मुस्कुराने लगी और उठकर अचानक मैं बैठ गई और बहुत ज्यादा उलझ गई थी। अब मैं हर सूरत अपना वादा निभाना चाहती थी और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कैसे करना है। तो मैं रात के आधे पहर उठकर हालात का जायजा लेने लगी। मैंने उठकर दूसरे कमरे में जाकर कुछ और जानना चाहा, लेकिन वहां पर अंधेरा ही था। अजहर शायद लाइट बंद कर सो चुके थे। अगले दिन मेरी आंख देर से खुली। मैं उठी और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी तो वहां से नशे वाला बैग गायब था। मैं सर थाम कर रह गई थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं दूसरे कमरे में गई ताकि मैं अलमारी चेक कर सकूं, लेकिन अलमारी की चाबियां गायब थी और वहां के बंद दरवाजे मेरा मुंह चुरा रहे थे। यकीनन अजहर ने एक कार्यवाही दिखाई थी और उस नशे के असर से वह बाजी के पास जाने का प्लान बना रहा था। मैं मायूस सी कमरे से निकली तो मेरी सास परेशान से कमरे में आ गई और कहने लगी कि बेटा, अजहर की तबीयत थोड़ी सही सी नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर को कॉल करनी है, तो मुझे अपना फ़ोन दे दो। क्या मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो चुका है? जब मैंने सास को फ़ोन लगा कर दिया तो गलती से रिकॉर्डिंग का बटन मेरे हाथ से दब गया। गैर इरादे तौर पर एक इत्तेफाक था। मेरी सास मोबाइल लेकर दूसरी तरफ जाकर बात करने लगी। रात को अजहर काफ़ी देर तक घर पर आए थे। आज वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं बस अजहर को प्यार से अपनी तरफ करना चाहती हूँ ताकि मैं उनका प्यार जीत सकूँ, जिससे मैं और सास अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई तो मैं खाने के लिए पूछ ली। उनके हाथ में एक पिज्ज़ा था। उन्होंने वो मेरी तरफ बढ़ाया और बोले कि ये मैं खास तुम्हारे लिए बनवा कर लेकर आया हूँ। मैं पिज़्ज़ा उनसे हाथ से ले लिया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रही थी और वैसे भी मैं पिज़्ज़े की बहुत ज़्यादा दीवानी थी। अजहर दीदी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में चले गए, जबकि मैं पिज़्ज़ा और मोबाइल हाथ में लेकर बेड पर बैठ गई। मैं मोबाइल पर अपने पसंदीदा नाटक की रिकॉर्डिंग निकालना चाह रही थी कि मेरी नज़र सुबह वाले रिकॉर्डिंग कॉल पर पड़ी। मैं सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मगर जो सास ने काफ़ी देर तक बातें करती रही थी तो मैंने सोचा कि सुनूं कि डॉक्टर से ऐसी क्या बात खास हुई है। मैंने कॉल प्ले की तो मैं सुनकर हैरान रह गई थी, बल्कि हैरानी तो मुझे सास पर भी हुई तो मेरे होश उड़ गए। सास कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दवाई तो सर पर उल्टा असर कर रही है। मेरी बड़ी बहू की जान लेने के बाद वह छोटी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आपके इलाज का उल्टा असर हो रहा है। मेहरबानी करके मेरा पैसा वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये मेरी सास की आवाज़ थी जो किसी डॉक्टर से बात करते हुए उसे धमकी दे रही थी, जिसके जवाब में दूसरी तरफ से आवाज़ आई और वो जवाब दे रहा था कि मत बोलिए सलमा साहब, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि आपका बेटा एक दिमागी तौर पर मरीज होने के बाद एक कातिल भी है, जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। अच्छा होगा कि आप मुझसे तमीज़ से बात करो, वरना ये राज बाहर भी हो सकता है। ज़रा हौसला रखो और हाँ, मेरी दवा ज़रूर याद से ले लीजिएगा। मैं दवाई में तब्दीली कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन इतना सुनने के बाद मैं तो कुछ सुनाने के लायक ही नहीं रही थी। मेरा तो सदमे के मारे बुरा हाल था। मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन ख्वाब में आकर किस इंसाफ को बोल रही है। मैंने मोबाइल को बेड पर रखा और दरवाज़ा बंद करने के लिए उठी तो अजहर बेचैनी से सामने खड़े थे। तुम सोई नहीं हो? उसने अपने गहरे लहजे में मेरी नज़र पर जमा कहरा तो खुद को संभाल कर बोली कि बस सोने जा रही हूँ। उसने फिर सवाल किया कि तुम क्या पिज़्ज़ा खा चुकी हो? मैंने बोला हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। ये सुनकर उसका चेहरा खिल गया और वापस अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और साथ ही मेरा दर्द खत्म हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर के बाद, यूं ही रोने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आई और उठकर हैरान हो गया। मैं अपनी सास की कॉल रिकॉर्डिंग और जहर वाला पिज़्ज़ा पुलिस के हवाले कर दी, जिसकी वजह से पुलिस ने बहुत ज़्यादा खातिरदारी की और अपने साथ ले गई। उनका केस अदालत में चला और अजहर को पागल खाने भेज दिया गया। अजहर दिमागी तौर पर मरीज था जो खूबसूरत लड़कियों से मोहब्बत करता था, फिर उन्हें मार देता था। डॉक्टर के साथ मिलकर मेरी सास को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। धन्यवाद दोस्तों।